हेलो फ्रेंड्स, मैं आजाद सर आपका अपना यूट्यूब चैनल आर्ट्स बाय आजाद सर में स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं क्लास 12 का हिस्ट्री। आपको बड़े दिन से इंतजार था, हमने इसमें इंट्रोडक्शन तो दे ही दिया था। क्लास 12 में आपको कहा जाए तो जब हम इतिहास पढ़ते हैं तो इसमें 3 तरह के किताब होते हैं। 3 किताब होते हैं इतिहास में। एक को हम लोग फर्स्ट बुक कहते हैं, दूसरे को सेकंड बुक और तीसरे को थर्ड बुक कहते हैं। पहला बुक में आप लोगों को टोटल 4 चैप्टर पढ़ना है, दूसरे बुक में भी 4 चैप्टर और तीसरे बुक में भी 4 चैप्टर पढ़ना है। पहला जो चैप्टर दोस्तों पढ़ते हैं इसे हम प्राचीन भारत के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं दोस्तों? प्राचीन भारत के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? प्राचीन भारत। दूसरे को जब हम पढ़ते हैं दोस्तों तो इसे हम मध्यकालीन भारत कहते हैं। क्या बोलते हैं? मध्यकालीन भारत के नाम से जानते हैं। और जब तीसरा बुक पढ़ते हैं तो इसे हम आधुनिक भारत कहते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? आधुनिक भारत के नाम से जानते हैं। इस प्रकार अगर देखा जाए दोस्तों तो कुल मिलाकर के आपको 3 बुकों में हमें टोटल 12 चैप्टर पढ़ने को मिलता है। और इस 12 चैप्टर में दोस्तों हमने आपको अपने YouTube चैनल आर्ट्स बाय आजाद सर पे टोटल ही पहले चैप्टर का वीडियो डाल रखा है, अर्थात जिसे हम हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी की सभ्यता के नाम से जानते हैं इतिहास में, और किताब में ईंट मनके और अस्थियां के नाम से जानते हैं। वहां पर दोस्तों हमने टोटल उसका वीडियो बना करके बढ़िया से अच्छी तरह से डाला है। आप हमारे प्ले लिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। इसके बाद दोस्तों जब हम सेकंड चैप्टर की बात करते हैं जिसका नाम है राजा, किसान और नगर, जिसमें हम 600 BC से लेकर के 600 AD के बीच की कहानी को समझते हैं। और यहाँ पर हम आर्थिक और राजनीतिक कंडीशन को समझने का प्रयास करते हैं। आर्थिक स्थिति, ये पहले भी बताया है हमने कि इतिहास में हम 5 चीजें पढ़ते हैं। इसमें हम आर्थिक और राजनीतिक 2 चीजें समझने की, राजनीतिक 2 चीजें हम समझने की कोशिश करेंगे दोस्तों। आज इसके पहले हमने 2 इंट्रोडक्शन का वीडियो डाल रखा है, एक इंट्रो किया है और एक जेम्स प्रिंसेप के बारे में हमने बताया है कि जेम्स प्रिंसेप कौन था, भारत में उसका क्या योगदान रहा, जो क्वेश्चन पिछली बार पूछा गया था, या तो मिड टर्म में पूछा गया था या प्री बोर्ड में पूछा गया था। तो दोस्तों आज हम लोग बात करने जा रहे हैं महाजनपद की। इसके बाद आता है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में महाजनपद का उदय हुआ था सेकंड बुक में, और वहीं से 6ठी शताब्दी से लेकर के आगे हम पढ़ने जा रहे हैं। दोस्तों आप इसे ध्यान से देखिएगा, निश्चित तौर पे आपको बेहतर से बेहतर हम समझाने का प्रयास करेंगे और निश्चित तौर पे आपको बड़े ही इंटरेस्ट आएगा। अगर दोस्तों दिलो दियाल से अगर आप पढ़ते हैं और पूरे मन से पढ़ते हैं तो निश्चित तौर पे आपको समझ में आएगा। पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। और आप अगर इसमें से पहली बार चैनल पे कोई व्यक्ति आए हो तो दोस्तों आप इसे सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और पहले से जो आदमी चैनल देख रहे होंगे तो आप उसे लाइक करिएगा, दोस्तों के बीच में शेयर करिएगा। एक छोटी सी मनोबल के साथ आपका जो सहयोग मिलता है इससे हमारा चैनल ग्रो करेगा। हम भी मेहनत करेंगे और आपके लिए मेहनत करेंगे। अभी तक तो हम करते आ ही रहे हैं और आपका प्रेम और सहयोग हमको मिल रहा है। तो चलिए दोस्तों बिना लेट किए आज हम बात करते हैं। सबसे पहले हम महाजनपद की, 16 महाजनपद। हम जब 6ठी शताब्दी की बात करते हैं यानी प्रारंभिक राज्य की जब हम बात करते हैं तो इसमें दोस्तों 16 महाजनपद की बात होती है। 16 महाजनपद की चर्चा हम लोग करते हैं। पहली बात, अब इस 16 महाजनपद में दोस्तों हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, यहाँ हमें क्या क्या पढ़ना है महाजनपद को समझने के लिए। तो सबसे पहले दोस्तों हम पढ़ेंगे स्रोत, कि अगर जो हम ये 16 महाजनपद की जो कहानी हम पढ़ने जा रहे हैं दोस्तों 16 महाजनपद, तो हमको इस किस किताब से या कैसे ये पता चला कि 16 ही महाजनपद हैं। ठीक है, तो दोस्तों पिछली क्लास में हमने आपसे चर्चा किया था कि जब भी कभी हम किसी व्यक्ति का इतिहास लिखते हैं तो वहां पर हमें 2 तरह के साक्ष्य की जरूरत होती है। एक साक्ष्य जिसे हम पुरातात्विक कहते हैं और दूसरा साक्ष्य जिसे हम साहित्यिक कहते हैं। ऐसे स्थिति में अगर देखा जाए तो यहाँ पे स्रोत के तौर पर
एक तो हो गया दोस्तों पूरा तात्विक, पूरा तात्विक, आराम से दोस्तों समझिएगा, पूरा तात्विक साक्ष्य, पूरा तात्विक साक्ष्य। दूसरा दोस्तों इसमें हो गया साहित्यिक साक्ष्य। क्या हो गया? साहित्यिक साक्ष्य। ठीक है, एक दोस्तों हो गया इसमें क्या, पूरा तात्विक साक्ष्य, और दूसरा दोस्तों हम पढ़ेंगे जिसको हम साहित्यिक साक्ष्य के रूप में जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अब चलिए अब हम बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर जो है ये कि पूरा साहित्यिक साक्ष्य। अब जब ये 16 महाजनपद की जानकारी हमें प्राप्त करनी है तो हम कैसे प्राप्त करें दोस्तों? तो सबसे पहले यहाँ पे पुरातात्विक साक्ष्य तो कोई उपलब्ध नहीं है, लेकिन साहित्यिक साक्ष्य है। साहित्यिक साक्ष्यों के माध्यम से दोस्तों हम 16 महाजनपद की जानकारी प्राप्त करते हैं। इनमें से दो ऐसी किताब महत्वपूर्ण है जिससे हमें 16 महाजनपद की जानकारी मिलती है। साहित्यिक स्रोतों में देखा जाए दोस्तों तो पहला है फर्स्ट जो बुक, एक किताब है जिसका नाम है बौद्ध ग्रंथ, बौद्ध ग्रंथ। एक बौद्ध ग्रंथ है जिसका नाम है अंगुत्तर निकाय, अंगुत्तर निकाय। अंगुत्तर निकाय दोस्तों एक ऐसा किताब है जिस किताब से हमें 16 महाजनपद के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। ये किताब हमें बताता है, पहली बात हो गई। दूसरा एक किताब और है जो दोस्तों हमें ये बताता है 16 महाजनपद की, ये है जैन ग्रंथ, जैन ग्रंथ। जैन ग्रंथ जो है जिसका नाम है भागवती सूत्र, भागवती सूत्र, भागवती सूत्र। भागवती सूत्र जो है, ये जो है भागवती सूत्र, ये सब जो है दोस्तों इसमें भी हमें 16 महाजनपद की जानकारी प्राप्त होती है। यानी ये बात तो प्रमाणित हो जाता है कि इस समय 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में 16 महाजनपद थे। इसके अलावा दोस्तों अगर हम बात करें यहाँ पर तो एक किताब, एक ग्रंथ महाभारत भी है, महाभारत। महाभारत में दोस्तों हमें 16 महाजनपद की जानकारी नहीं मिलती है। महाभारत में कहा गया है कि इस समय 250 महाजनपद थे, जो उतनी सही नहीं है। इसी प्रकार दोस्तों एक किताब था अष्टाध्यायी, अष्टाध्यायी, जिसको पाणिनि ने लिखा था। बड़ी ही महत्वपूर्ण किताब है। दो कुछ किताबें हैं दोस्तों यहाँ पे जो बड़ी महत्वपूर्ण है, इसके बारे में आपको जानकारी याद रखना है। एक किताब अष्टाध्यायी थी जिसको पाणिनि ने लिखा था। इस अष्टाध्यायी में दोस्तों हमें जानकारी 22 महाजनपद की मिलती है। तो कुल मिलाकर के देखा जाए, और भी कई थे, शिल्पाधिकारम दक्षिण भारत में था जिसमें 3 ही महाजनपद की। इस प्रकार अगर टोटल मिला के दोस्त देखा जाए तो टोटल में एक अंगुत्तर निकाय जिसने 16 महाजनपद की बात कही, भागवती सूत्र जिसने 16 महाजनपद, मगध की बात सत्य नहीं दिखता, अष्टाध्यायी किताब जो है इसकी भी बात सत्य नहीं दिखता। तो इस प्रकार से हमें विश्वास अगर हम करें तो बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय और जैन ग्रंथ भागवती सूत्र से हमें पता चलता है कि यहाँ पर इस समय कब 6ठी शताब्दी में, छठी शताब्दी में कितने थे दोस्तों? 16 महाजनपद थे जो हमारे सामने यहाँ पर उपलब्ध हैं। इसमें एक दोस्तों यहाँ पर अश्मक था। क्या नाम था? अश्मक। ये हो गया आपका अवंती, चेदी, अंग, मगध, वज्जी, मल, काशी, वत्स, सूरसेन, मत्स्य, कौशल, पंचाल, कुरु और गंधार और कंबोज। ये दोस्तों टोटल आपके कितने महाजनपद थे? 16 महाजनपद थे, जिसके बारे में हम लोगों को पढ़ना है
और यही उस समय था, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व, जो जिसे हम एक हलचल का काल भी कहते हैं, परिवर्तन का काल भी कहते हैं। तो दोस्तों यहाँ से 3 क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट बनते हैं इस साल के लिए। पहला, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व भारतीय इतिहास में एक परिवर्तन का काल था, सिद्ध करिए, पहला क्वेश्चन। उसके बाद दूसरा कि 16 महाजनपद के उदय कैसे हुआ, इसके क्या कारण थे, एक क्वेश्चन। और तीसरा क्वेश्चन कि 16 महाजनपद में मगध कैसे आगे निकल करके एक साम्राज्य की ओर बढ़ गया। दोस्तों तीसरा क्वेश्चन आपका ये बनता है। और तीनों ही क्वेश्चन हम लोग 2 दिन के अंदर अंदर इसमें डिस्कस करेंगे और इस पे रास्ता निकालने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों अभी तो हमने आपको साहित्यिक स्रोत बताया। अब दोस्तों इसके बाद हम लोग को पढ़ना है, ये तो आपको समझ में आ गया होगा कि 16 महाजनपद की जानकारी के लिए हमें स्रोत, और स्रोत में साहित्य हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जहां से जानकारी मिलती है। अब दोस्तों आता है महाजनपद का विस्तार। अगर हम महाजनपद के विस्तार की बात करें तो ये महाजनपद का विस्तार 3 देशों में हुआ था। कितने देशों में हुआ था दोस्तों? 3 देशों में हुआ था। ये महाजनपद का विस्तार जो था ये 3 देशों में हुआ था, 3 देशों में। कितने देशों में हुआ था माय डियर? 3 देशों में हुआ था मेरे भाई। अब हम 3 देशों की बात करें तो ये 3 देश जो थे, सबसे पहले अगर हम बात करें तो हम अफगानिस्तान की बात कर सकते हैं। अफगानिस्तान में जहां पर एक महाजनपद पाया गया था, एक महाजनपद अफगानिस्तान में कहा था, एक महाजनपद पाया गया था। इसके अलावा दोस्तों अगर हम दूसरी बात करें तो वो था जगह पाकिस्तान था। क्या था? पाकिस्तान, जिस पाकिस्तान में भी केवल एक ही महाजनपद पाया गया था 16 में से एक, जिसका नाम था गंधार और ऊपर वाले का नाम था कंबोज। मतलब यहां पर जो था वो एक कंबोज था जो अफगानिस्तान में पाया गया था, और यहाँ जो था एक गंधार था जहाँ की गंधारी माँ भारत में रहने वाली थी, और राजा के तौर पे पारंपरिक तौर पे पहले देखा जाए तो पुष्कर सारीन था। इसके बाद दोस्तों तीसरा जो देश आता है वो था हिंदुस्तान, यानी हिंदुस्तान। हिंदुस्तान में दोस्तों टोटल 14 महाजनपद थे। कितने थे? 14 महाजनपद थे यहाँ पर। कितने? 14 महाजनपद थे। यहाँ पे आपको समझ में आ गया कि टोटल कितने हो गए? 14। तो इस प्रकार से देखा जाए तो 14, एक 15 और एक 16, यानी इस महाजनपद का टोटल विस्तार 3 देशों में, एक अफगानिस्तान, एक पाकिस्तान और हिंदुस्तान में 14 थे। अब ये 14 महाजनपद जो थे दोस्तों, ये जो थे ये अलग थे, ठीक है, हिंदुस्तान में थे, अलग अलग जगहों पर थे। कुछ महाजनपद इसमें से राजस्थान में था एक, ठीक है, एक महाजनपद कहाँ था? राजस्थान में भी था। उसके अलावा देखा जाए तो मध्य प्रदेश में 2 महाजनपद थे, 3 महाजनपद बिहार में थे 14 में से, ठीक है। कितने थे? बिहार में। एक महाजनपद देखा जाए तो इसमें से हरियाणा में भी था, जिसे कुरुक्षेत्र कहते थे, ठीक है। राजस्थान, अब देखिए राजस्थान में एक मत्स्य था, 2 गो एमपी में चेदी और अवंती था, 3 गो बिहार में अंग, वज्जी और मगध थे, एगो आपका कहां पर? कुरुक्षेत्र यानी हरियाणा में था, और एक ही महाजनपद जो था वो कहां पे था दोस्तों? महाराष्ट्र यानी ये अशमक, ये एक जो था ये कहां था? महाराष्ट्र में था, जिसे हम अशमक कहते थे। सबसे दक्षिणतम महाजनपद में से एक था। इसके बाद अवंती और चेदी ये दोनों के दोनों कहां थे दोस्तों? तो मध्य प्रदेश में थे। इसके बाद जो बच गए वो सारे कितने बच गए दोस्तों? तो 1 और 2 3 और 3 6 7 1 8, 8 और 6 14, यानी 6 जो बच गए वो कहां पर थे दोस्तों? महाजनपद वो थे आपको यूपी में थे, यानी 6 महाजनपद यूपी में थे। अगर आप कहें तो देख लीजिए, कौशल हो गया, काशी हो गया, कौशल काशी, मल, पंचाल और सुरसेन, ठीक है। तो इस प्रकार से दोस्तों टोटल हो गया ना। तो ये सारे के सारे महाजनपद कहां पर थे?
यहाँ पर थी। क्लियर हो गया। इस तरह से टोटल हमने 16 बताया। अगर दोस्तों इनकी चौहद्दी की बात करें तो इसमें उत्तर से दक्षिण और पूरब के पश्चिम की बात करें तो सबसे पूरब में एक जो महाजनपद था जिसे हम अंग कहते थे, ये अंग महाजनपद बिहार में सबसे पूरब में था। ऊपर में सबसे उत्तर में कहा जाए पश्चिमोत्तर इलाके में तो दोस्तों यहाँ पर कंबोज था जो सबसे उत्तर में महाजनपद था। सबसे दक्षिणतम महाजनपद जो था जिसका नाम अस्मक था, जो कहां पर था, अस्मक, जो आपको पड़ता था महाराष्ट्र में। और इधर की बात करें तो थोड़ी कंफ्यूजन रहती है कि सबसे पश्चिम में कौन था, कहीं कोई अभी अवंती को मानता था तो कोई मत्स्य को, लेकिन अवंती ही लेकर चलते हैं। अवंती सबसे पश्चिम में पाया जाने वाला महाजनपद था। इस प्रकार से दोस्तों सबसे उत्तर में कंबोज, सबसे दक्षिण में अस्मक जो महाराष्ट्र में था, और पूरब में अंग और पश्चिम में अवंती। इस तरह से भौगोलिक दृष्टिकोण में फैला हुआ ये 16 महाजनपद का विस्तार था जिसे हमने आपको बताने का क्या किया, प्रयास किया। अब इनमें से दोस्तों जो 16 महाजनपद थे, जो ये 16 महाजनपद थे, इस 16 महाजनपद में से दो तरह के महाजनपद थे। दो ऐसे महाजनपद थे जो गणतंत्रात्मक महाजनपद थे। कैसा थे? गणतंत्रात्मक महाजनपद थे जो गणतंत्र के हिस्सा थे। और 14 महाजनपद ऐसे थे जो राजतंत्रात्मक थे, राजतंत्रात्मक थे जो राजतंत्र के हिस्सा थे। ठीक है दोस्तों, किसके हिस्सा थे? राजतंत्र के हिस्सा थे। इस प्रकार 16 महाजनपद को भी हमने दो हिस्सों में बांट करके समझने की कोशिश की और इसे बताने का भी प्रयास किया। तो ये था दोस्तों, हमने महाजनपद के स्रोत और महाजनपद का विस्तार। निश्चित तौर पे आपको समझ में आया होगा। यहाँ भी देखा जाए तो यही वो महाजनपद था जो क्या था, पाकिस्तान में स्थित था। कहाँ था दोस्तों? पाकिस्तान में। और यही वो कंबोज था जो कहाँ पर स्थित था, तो अफगानिस्तान में ये उपलब्ध था। इसकी बात की अगर बात करें दोस्तों तो यही वो कुरु महाजनपद था। ये कुरु जो कहाँ पर था, हरियाणा में था, हरियाणा में था। और यही वो मत्स्य था जो राजस्थान में पड़ता था। कहाँ पर दोस्तों? राजस्थान। और ये दो थे जो कहाँ पड़ते थे, मध्य प्रदेश में। और ये जो 3 महाजनपद थे ये बिहार में पड़ते थे। कहाँ पड़ते थे? 3 बिहार में। तो अब बाकी जो बच गए यहाँ पर, ये तो उधर निकल गया, बच गया कितना, 1 2 3 4 5 6 बच गया, यानी सूरसेन, वत्स और काशी नीचे, और उधर पंचाल, कौशल और मल, ये जो थे ये आपके 6 के 6 महाजनपद यूपी में पड़ते थे। इस प्रकार दोस्तों विस्तार के तौर पे हमने बड़े ही बेहतर तरीके से आपको समझाने की कोशिश की। नो डाउट आपको पसंद आया होगा। अब दोस्तों हम आगे बात करते हैं और इसे समझने की कोशिश करते हैं कि इसके आगे हमें क्या करना था। अब दोस्तों यहाँ पर सवाल एक आता है कि महाजनपद के उदय के क्या कारण थे, यानी 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व जो था वो एक महाजनपद के उदय हो रहा था, इसके पीछे क्या कारण थे। दोस्तों हमने कहा कि यहाँ पर 3 तरह के क्वेश्चन पूरे महाजनपद में हम क्लियर करते हैं, जिसमें एक क्वेश्चन जो होता है नंबर 1 क्वेश्चन ये पूछा जाता है, जो आपको यहाँ पे पूछा जाता है कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व भारतीय इतिहास में, भारतीय इतिहास में, भारतीय इतिहास में एक महान परिवर्तन या हलचल का काल था। हलचल का काल था। कैसे? एक क्वेश्चन दोस्तों ये आ गया। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाता है
कि महाजनपद के विकास उदय के कारण बताइए। महाजनपद के विकास या उदय का कारण। और तीसरा क्वेश्चन कि 16 महाजनपद के उदय के क्या कारण। 16 महाजनपद वही हो गया महाजनपद, मगध के उत्कर्ष बताइए। और तीसरा क्वेश्चन जो दोस्तों यहाँ पे पूछा जाता है, मगध का उत्कर्ष, मगध का उत्कर्ष, जो आगे हम लोग समझेंगे और पढ़ेंगे। तो इस प्रकार दोस्तों टोटल आपके 3 क्वेश्चन तो लिखने वाला यहाँ पर बनता है। इसके अलावा एमसीक्यू तो टोटल महाजनपद है ही, और यहीं से मैप का भी क्वेश्चन आपको महाजनपद के आते हैं। खास करके 8 महाजनपद से तो मैप पूछे ही जाते हैं। तो इस प्रकार दोस्तों ये बड़ी ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो आपको आगे करेगा, लेकिन थोड़ा लंबा जरूर है, थोड़ा लेंदी जरूर है, क्योंकि इस पूरे महाजनपद में 600 से, पूरा चैप्टर में 600 से लेकर के 600 एडी के बीच की कहानी हमें डील करनी है, यानी 1200 साल का इतिहास समझना है दोस्तों। तो थोड़ा बड़ा होगा, कई वीडियो के कई पार्ट में इसको हम लोग पूरा करने का प्रयास करेंगे। अब दोस्तों हमारा सवाल है, इतना तो समझ में आ गया, आपने देख लिया होगा कि क्वेश्चन यहाँ पर क्या है। अब 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में 16 महाजनपद के उदय होते हैं, इसके पीछे क्या कारण थे, यानी महाजनपद का जो उदय होता है उसे क्या कहते हैं। तो अब देखिए, यही जो 16 महाजनपद का उदय था, इसे एक हम हलचल या लोहे की क्रांति के युग के मानते हैं, जिसके लिए एक सबसे पहला व्यक्ति जिम्मेदार था, वो था आर्थिक कारण। यानी दोस्तों 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में आर्थिक परिवर्तन होता है, इसीलिए तो हम इसे लोह क्रांति के नाम से भी जानते हैं। क्या कहते हैं? लोह क्रांति। आर्थिक कारण को ही हम लोग क्या यहाँ पे जानते हैं? लोह क्रांति कहते हैं। लोह क्रांति के नाम से जाना जाता है। लोह क्रांति, लोह क्रांति के नाम से जानते हैं। इसे लोक क्रांति भी कहते हैं, हलचल भी कहते हैं, परिवर्तन भी कहते हैं। ऐसा क्या हुआ था आर्थिक क्षेत्र में, तो दोस्तों यहाँ पे हम समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों आर्थिक क्षेत्र में सबसे पहले देखिए, हम थोड़ा सा आपको इधर बताते हैं कि हमारे यहाँ सबसे पहले 1000 के आसपास में, 1000 बीसी में क्या हुआ था? लोहा का प्रयोग किया गया था। लोहा का प्रयोग किया गया था दोस्तों। 1000 बीसी में सबसे पहले लोहा का प्रयोग किया गया था। लेकिन आप एक चीज बताइए कि जब हम लोहा का प्रयोग करते हैं, क्या उसी समय में हम व्यापक तरीके से लोहा का प्रयोग कर देंगे? नहीं। अगर ऐसे में दूसरा एग्जाम्पल लिया जाए तो हिंदुस्तान में 1992 में सबसे पहले मोबाइल का प्रचलन हुआ, यानी कॉल करने की जो प्रक्रिया 1992 से हिंदुस्तान में शुरू होती है, जिस वक्त फोन आने और फोन जाने दोनों ही कंडीशन में पैसा लगता था। लेकिन क्या आप हमें बता सकते हैं कि उसी समय पूरी तरह से हिंदुस्तान में मोबाइल क्रांति आ गई थी? नहीं आई थी। उस समय से चलते चलते धीरे धीरे करते करते वर्तमान कंडीशन को आप देख सकते हैं कि वर्तमान में टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में मोबाइल ने एक क्रांति का काम कर दिया है, और आज हर व्यक्ति के हाथ में मोबाइल है और बहुत सारे कार्यों को इसने आसान कर दिया है। लेकिन क्या 1992 से लेकर 2026 तक पहुंचने में इसे वक्त तो लगा? तो उसी प्रकार अगर पहली बार 1000 बीसी में हमने लोहा का प्रयोग समझा, तो क्या 1000 में ही हमने लोहा का प्रयोग कर दिया? नहीं। धीरे धीरे प्रयोग करते करते 9वीं शताब्दी, 8वीं शताब्दी, 7वीं शताब्दी, लौटते 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 6ठी शताब्दी जो ईसा पूर्व था, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व यानी बीसी में हमने लोहे का व्यापक प्रयोग किया। लोहा का व्यापक
प्रयोग हुआ। क्या हुआ? लोहे का व्यापक प्रयोग कब हुआ मेरे भाई? लोहे का प्रयोग 6ठी शताब्दी में आते आते लोहे का प्रयोग बढ़ गया और बहुत ज्यादा हुआ। इससे क्या हुआ, जब लोहे का प्रयोग ज्यादा व्यापक होने लगा तो अचानक कृषि का विस्तार हो गया, क्योंकि हम कहाँ करेंगे प्रयोग? तो हम कृषि में ही करेंगे। कृषि का विस्तार हुआ, कृषि का क्या हुआ? विस्तार हुआ। जब लोहे का प्रयोग होने लगा तो खेती बाड़ी अच्छी होने लगी। मध्य गंगा घाटी का क्षेत्र था, जहां नदियों का इलाका था, तो धीरे धीरे यहाँ पे क्या होने लगा? तो धीरे धीरे यहाँ पर कृषि का विस्तार हुआ। जब मेरे भाई कृषि का ज्यादा विस्तार होने वाला तो यहाँ पे कई विधियां उभर करके आई, कई विधि का प्रयोग किया गया। कृषि के क्षेत्र में विधि का प्रयोग होने लगा, यानी विधि आ गई, कई सारी विधियां आई, जिसमें से सबसे महत्वपूर्ण विधि एक थी धान के क्षेत्र में रोपण विधि। यानी धान के क्षेत्र में एक विधि का प्रयोग किया गया जिसे हम रोपण कृषि कहते हैं। गांव में आपने देखा होगा कि धान बोते हैं और पहले धान का बिया डालते हैं, फिर 15 दिन 1 महीना के बाद उसे उखाड़ करके खेतों में ले जाकर डोब डोब के डाल देते हैं। इसके बाद धान होता है, इसी को हम रोपण वृद्धि कहते हैं। तो एक तरफ दोस्तों क्या हुआ, रोपण विधि का प्रयोग होने लगा, तो दूसरी तरफ यहाँ पे हल के फाल का प्रयोग हुआ, कुदाल का प्रयोग हुआ, यानी लोहा का फाल बनने लगा और लोहा का ही कुदाल बनने लगा। इस तरह से विधि के प्रयोग में अचानक जब लोहे का प्रयोग होने लगा, यहाँ पर भी लोहे का प्रयोग कुदाल और फाल के रूप में, यहाँ रोपण कृषि के रूप में हुआ, तो अचानक इन दोनों के प्रयोग होने से क्या हो गया, धान की खेती में बढ़ोतरी होने लगी। धान की खेती में विस्तार हुआ या वृद्धि हुई। ठीक है दोस्तों, क्या हुआ, विस्तार हुआ या उसमें वृद्धि होने लगी। तो इनके प्रयोग से वृद्धि हुआ, विस्तार हुआ, उपज बढ़ गया। तीसरा क्या हुआ, उपज में वृद्धि हुई, यानी उपज का बढ़ जाना, उपज का बढ़ जाना। अचानक क्या हो गया, उपज बढ़ गया। उपज जब बढ़ गया दोस्तों तो निश्चित तौर पर यहाँ पर क्या होगा, उपज बढ़ा तो आप समझिएगा कि व्यापार में वृद्धि हुई। क्या हुई, व्यापार में वृद्धि हुई। व्यापार जब वृद्धि होने लगी दोस्तों, देखिए ऐसे ही एक एक करके वृद्धि हुआ जो आपको लिखा जाता है व्यापार। और व्यापार में जब दोस्तों अचानक वृद्धि हुई, यानी उपज बढ़ गया, उपज बढ़ने लगा, तो व्यापार के पहले दोस्तों अधिशेष हुआ। क्या हुआ, अधिशेष में वृद्धि हो गई, यानी बचत होने लगी। जब बचत होने लगी तो इसको हम लोग कहते हैं अधिशेष, यानी अधिशेष हुआ, चीजें बचने लगी, अधिशेष। अधिशेष के बाद दोस्तों क्या होता है, इसके बाद अचानक जब अधिशेष होने लगा तो उसी अधिशेष का क्या होने लगा, व्यापार होने लगा। क्या होने लगा दोस्तों, व्यापार होने लगा। और जब व्यापार में वृद्धि हुई, व्यापार वाणिज्य होने लगा, तो इसके बाद मुद्रा का प्रचलन हुआ। क्या हुआ दोस्तों, मुद्रा का प्रचलन हुआ। प्रचलन 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का ही वो काल था जब पहली बार मुद्रा का प्रचलन होता है। और यहाँ पे पहली बार दोस्तों मुद्रा के तौर पे पंचमार्क सिक्का कहते हैं, पंचमार्क सिक्के का प्रयोग हुआ, या इसे हम आहत सिक्का कहते हैं। आहत सिक्के का प्रयोग हुआ, जो क्या होता था, ये आहत सिक्का छोटा सा होता था और ये धातु का बना होता था। एक तरफ राजा का तस्वीर, दूसरी तरफ उसकी वैल्यू लिख दी जाती थी। इसी को हम लोग आहत सिक्का कहते थे। देखिएगा एनसीईआरटी में दिया हुआ है। ठीक है, तो मुद्रा का प्रचलन हुआ, व्यापार हुआ, व्यापार के बाद मुद्रा का प्रचलन हो गया। अब जब मुद्रा का प्रचलन होगा
तो इसके बाद जब एक दूसरे से व्यापार बढ़ गया तो दोस्तों इसके बाद क्या हुआ, यातायात का विकास हुआ। यातायात का विकास होने लगा, यातायात का विकास हुआ। इसके बाद अगले चरण में दोस्तों यातायात के विकास ने क्या कर दिया, धीरे धीरे बड़ा बड़ा बाजार डेवलप किया। और इसी बाजार ने विकास ने क्या कर दिया, बाजार को बता दिया, यानी बाजार का विकास यहाँ पर हो गया। और बाजार ने ही तो दोस्तों किसको जन्म दिया, नगर को जन्म दिया, अर्थात शहर का विकास होने लगा। तो धीरे धीरे शहर बन गया और इस तरह से आर्थिक स्थिति ने क्या कर दिया, महाजनपद के समय में एक क्रांति का संदेश दे दिया, यानी क्रांति हो गई पूरी तरह से। कृषि के क्षेत्र में बहुत ज्यादा ही क्या हुआ, विस्तार हुआ। और आपको पता होना चाहिए दोस्तों, यही वो क्षेत्र था, ये वो जगह था जो क्या था, मध्य गंगा घाटी का क्षेत्र कहते हैं। ये पूरी तरह से एक उपजाऊ जगह था। क्या था, उपजाऊ मिट्टी थी यहाँ पर। और लोहे के प्रयोग ने पूरी तरह से इस दिशा को ही बदल दिया और 16 महाजनपद का उदय तो हुआ ही हुआ। 16 महाजनपदों की अपनी अपनी राजधानियां बनने लगी और यहीं पर नगर का क्या हो गया, व्यापार हो गया। और जैसे ही नगर का विकास हुआ तो दोस्तों याद रखिएगा, हमने आपसे कहा था कि पहली क्रांति हमारी हड़प्पा में हुई थी, यहाँ पर द्वितीय नगरीय क्रांति होती है। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, द्वितीय नगरीकरण भी कहते हैं, द्वितीय नगरीकरण भी कहते हैं। क्या कहते हैं, द्वितीय नगरीकरण कहते हैं। यानी 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व को हम किस नाम से जानते हैं, इसे हम द्वितीय नगरीकरण के नाम से जानते हैं। द्वितीय नगरीकरण, द्वितीय नगरीकरण के नाम से हम क्या करते हैं दोस्तों, जानने का प्रयास करते हैं। इस प्रकार से देखिएगा कि आर्थिक क्षेत्र में विकास ने महाजनपद के उदय में बहुत बड़ा योगदान कर दिया। लड़ाई अभी शुरू हो ही जाएगी। इसके बाद दोस्तों आता है राजनीतिक कारण। राजनीतिक कारण में भी हुआ यही कंडीशन। राजनीतिक कारण में क्या हुआ दोस्तों, तो आपने देखा था कि वैदिक काल में यहाँ पर क्या थे, सबसे पहले जन का विकास हुआ था। ऋग वैदिक काल में जन के बाद उत्तर वैदिक काल में जब हम आते हैं तो जनपद का विकास होने लगता है। और ये जनपद लगभग 500 के आसपास में यहाँ होते हैं। फिर वही जनपद जब लोहे का प्रयोग होने लगता है तो यही जनपद आगे चल करके किस में बदल जाते हैं, तो महाजनपद में बदलने लगते हैं। और यही महाजनपद जो होते हैं वो कितने विकास होते हैं दोस्तों, यहाँ पर 16 महाजनपद का विकास होता है। तो जन से जनपद और जनपद से 16 महाजनपद का विकास होता है। और इसी 16 महाजनपद में दोस्तों शहरों का भी विकास होना शुरू हो जाता है। शहरों का विकास होता है। और जब दोस्तों ये शहरों का विकास होता है तो यही शहर तो हमारा द्वितीय नगरीकरण का एग्जाम्पल हो जाता है। और यही द्वितीय नगरीकरण में शहरों के विकास में आगे चल करके इन 16 महाजनपद में क्या होती है, लड़ाइयां होती है। तो केवल एक महाजनपद बचता है, वो कहलाता है मगध। और यही मगध आगे चल करके एक साम्राज्य का नींव रख देता है, जिसे हम मगध साम्राज्य के नाम से जानते हैं। और आगे चल करके उसे ही मौर्य साम्राज्य कहने लगते हैं। तो इस प्रकार दोस्तों आप देखिएगा कि राजनीतिक कारण भी यहाँ पर विकास हुआ। कई राजाओं का भी उदय यहाँ पर होता है। यानी जन से जनपद और जनपद से 16 महाजनपद का विकास, 16 महाजनपदों में शहरों का विकास। और यही शहरों में क्या होता है, मगध सबसे विस्तृत बनता है। और इस फिर मगध के बाद मगध साम्राज्य की नींव पड़ जाती है। इस प्रकार दोस्तों 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में एक तरफ जहां आर्थिक कारण का विकास हो रहा था, वहीं पर राजनीतिक कारण का भी यहाँ पर जबरदस्त विकास होता है। अब राजनीतिक कारण के बाद दोस्तों यहाँ पर क्या विकास होगा, जो इसके उदय का कारण था वो था दोस्तों यहाँ पर सामाजिक कारण। मतलब एक सामाजिक स्थिति का भी यहाँ पर विकास हुआ था। दोस्तों अगर सामाजिक स्थिति की बात करें सामाजिक क्षेत्र में, तो यही वो महाजनपद के समय के पहले का थोड़ा काल था जहां पर हम वर्ण व्यवस्था देखते हैं। क्या देखते हैं, वर्ण व्यवस्था का विकास हुआ था।
वर्ण व्यवस्था का दोस्तों मतलब होता है कि 4 वर्णों की बात की जाने लगी थी। कितने? 4 वर्णों की बात यहाँ पर आते आते की जाने लगी थी। 4 वर्णों में दोस्तों बात किया जाए तो एक सबसे पहले ब्राह्मण होते थे, इसके बाद ब्राह्मण के बाद क्षत्रिय, और क्षत्रिय के बाद वैश्य, और वैश्य के बाद शूद्र की उत्पत्ति यहाँ माना गया। वैश्य के बाद शूद्र की उत्पत्ति माना गया। तो इसे ही हम 1 2 3 4 वर्ण व्यवस्था कहते हैं। लेकिन ये भी दोस्तों वर्ण व्यवस्था का शुरुआत शुरू में नहीं हुआ था। शुरू में वर्ण व्यवस्था नहीं था, कर्म ही प्रधान था। आगे चल करके वर्ण व्यवस्था जैसी बात समाज में आने लगी। तो जब दोस्तों वर्ण व्यवस्था का उदय हुआ तो समाज क्या हो गया? समाज में जटिलता आने लगी। समाज में सामाजिक जटिलता बढ़ गई। सामाजिक जटिलता बढ़ गई। सामाजिक जटिलता बढ़ गई। क्या हो गया दोस्तों? सामाजिक जटिलता यहाँ पर बढ़ गया। कैसे बढ़ गया दोस्तों? तो पहले तो समाज में कुछ था ही नहीं, अब यहाँ पे समाज में कितने वर्ण? 4 ये हो गए। और यहीं पर कई प्रकार के जातियों का भी उदय हुआ। कई प्रकार के जातियों का उदय हुआ। अब बताइए, समाज में जहां पहले केवल कुछ लोग रहते थे, वहां पे 4 वर्ण आ गए, कई जातियां आ गई। तो अब धीरे धीरे समाज में क्या होने लगा था? जटिलताएं बढ़ने लगी। समाज में जब जटिलताएं बढ़ने लगी तो समाज में महिलाओं की स्थिति थोड़ी दयनीय हो गई। अब यहाँ पर क्या हो गया? महिलाओं की स्थिति दयनीय होने लगी। महिलाओं की महिलाओं की स्थिति क्या हो गई? दयनीय हो गई। यानी सामाजिक जटिलता, वर्ण व्यवस्था आया समाज में, क्योंकि उससे पहले वर्ण व्यवस्था हमारे समाज में नहीं था। कर्म प्रधान था, जन्म प्रधान नहीं था। लेकिन उत्तर वैदिक काल के बाद 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में क्या हो गया? तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में वर्ण व्यवस्था आने से 4 वर्ण बन गए और समाज में जन्म प्रधान हो गया, कर्म हट गया। और उसके बाद जैसे ही वर्ण व्यवस्था हुआ, समाज में जटिलताएं आई। और यहाँ पर जटिलताएं इसलिए आई कि कई प्रकार के जातियों का भी उदय हो गया, समाज जटिल हो गया। जैसे मानकर चलिए कि पहले हमारा ये एक समाज है, ये समाज का इलाका है, यहाँ पर केवल ए आदमी, बी आदमी, सी आदमी, डी आदमी रहते थे। तो बड़े आराम से अलग अलग जगह पे रह लेते थे। अब इसी में कोई यहाँ पर ई आ गया, ए बी सी डी ई आ गया, यहाँ पर एफ आ गया, यहाँ पर जी आ गया, यहाँ पे अन्य आ गया, यहाँ पर अन्य आ गया। अब बताइए क्या इसमें बहुत सारे लोग हो गए? तो बहुत सारे लोग में क्या होगा? कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ेगी, जटिलता बढ़ेगी। तो इसी प्रकार से जहां 4 थे, कई प्रकार की जातियां, 16 जातियों की बात होती है, वो भी आ गए। तो ऐसे में समाज हमारा क्या हो गया? जटिल हो गया। इसके बाद महिलाओं की स्थिति धीरे धीरे दयनीय हो गई, क्योंकि ऋग वैदिक काल में अगर देखा जाए तो महिलाओं की स्थिति बहुत अच्छी थी। उत्तर वैदिक काल में भी थोड़ी बहुत अच्छी थी, लेकिन उत्तर वैदिक काल के अंतिम अवस्था में आते आते महिलाओं की स्थिति में गिरावट आने लगी। और इस समय तो 6ठी शताब्दी में तो पूरी तरह से महिलाओं की स्थिति में गिरावट आ ही गई। समाज हमारा पूरी तरह से क्या हो गया? बदल गया। महिलाओं की स्थिति दयनीय हो गई और इस तरह से समाज हमारा परिवर्तित हुआ। पहले हमारा समाज इतना नहीं था। एक तो हुआ दोस्तों, तीसरा हो गया, हमने 3 बता दिया आपको। एक सामाजिक स्थिति बता दिया, आर्थिक स्थिति बता दिया, राजनीतिक परिवर्तन बता दिया। इसके बाद दोस्तों धार्मिक क्षेत्र में भी परिवर्तन हमें देखने को मिलता है। धार्मिक क्षेत्र में दोस्तों क्या परिवर्तन देखने को मिलता है? तो धार्मिक जीवन में हमारे यहाँ जो पहले वैदिक धर्म था, क्या था दोस्तों? वैदिक जो धर्म था, इस वैदिक धर्म में दोस्तों क्या थी? तो हम लोग पूजा पाठ करते थे। ठीक है, क्या करते थे? पूजा पाठ करते थे। ठीक है, यानी शुरुआती दौर में पूजा पाठ होता था, प्रकृति की पूजा करते थे हम लोग। किसकी पूजा करते थे?
प्रकृति की पूजा करते थे, प्रकृति की पूजा करते थे। लेकिन दोस्तों जैसे जैसे हम लोग उत्तर वैदिक काल में प्रवेश करते हैं, उत्तर वैदिक काल में जब हम प्रवेश करते हैं, उत्तर वैदिक काल में, तो यहाँ पर आकर के दोस्तों धर्म के क्षेत्र में परिवर्तन होने लगता है, धर्म में परिवर्तन हुआ। और यहाँ आकर के उत्तर वैदिक काल के अंतिम अवस्था तक आते आते कर्म कांड, बलि प्रथा का विकास होने लगता है। कर्म कांड और बलि प्रथा का क्या होने लगता है दोस्तों? विकास होने लगता है। कर्म कांड और बलि प्रथा का विकास होने लगता है। धर्म के विरुद्ध आवाज उठने लगता है। कर्म कांड, बलि प्रथा, ठीक है, विकास हुआ, ठीक है, धर्म के प्रति आवाज उठने लगा, धर्म के प्रति आवाज उठने लगा। ऐसे में लोगों को बहुत बुरा लगने लगा क्योंकि बहुत बलि प्रथा बढ़ गया था। और तब जाकर के दोस्तों तो यहीं पे इसके 6ठी शताब्दी तक आते आते यहाँ 2 धर्मों का उदय होता है। इसी कर्मकांड से लोग क्या हो गए थे? तंग आ गए थे। तो 2 तरह के चीजों का विकास होता है, 2 धर्मों का उदय होता है। यहाँ पर 2 धर्मों का उदय होता है, जिसे हम चौथे चैप्टर में पढ़ेंगे। 2 धर्मों का उदय हुआ, जिसमें एक धर्म जो था इसे हम बौद्ध धर्म कहते हैं। बौद्ध धर्म यानी समाज में फैली हुई कुरीतियों के खिलाफ ही बौद्ध धर्म का उदय हुआ। और दूसरा दोस्तों यहाँ पर जैन धर्म का उदय हुआ, ठीक है, जैन धर्म का उदय हुआ। किसका उदय हुआ दोस्तों? बौद्ध धर्म का और जैन धर्म का उदय हुआ। और इस तरह से एक सामाजिक परिवर्तन के साथ साथ धार्मिक परिवर्तन भी हमें देखने को मिलता है। इसलिए दोस्तों हमने क्या देखा? हमने इसमें देखा कि महाजनपद के उदय के पीछे क्या क्या कारण थे। तो आर्थिक कारण, सामाजिक कारण, राजनीतिक कारण और धार्मिक कारण, चारों कारण। तो चारों को अलग अलग पैसेज में लिख देंगे। आपका 4 पैसेज में क्वेश्चन बहुत बेहतर तरीके से दोस्तों कंप्लीट हो जाएगा। और आपका यहाँ पर 2 क्वेश्चन कंप्लीट होगा। कैसे? तो पहला 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व एक परिवर्तन का काल था। आपने देख लिया कि क्या क्या परिवर्तन हुआ। और 16 महाजनपद के उदय में भी यही कारण बना कि इसी से हमारा क्या होता है? विकास होता है। अब दोस्तों हम लोग अगली क्लास में इसमें बात करेंगे इस पर कि इसमें आगे जो ये 16 महाजनपद के नाम हैं उनको याद करेंगे। फिर उनकी राजधानियां कहाँ कहाँ थी, उनके शासक कौन कौन थे और उनके विशेषता क्या थी। क्योंकि यहाँ से दोस्तों एमसीक्यू का क्वेश्चन बनता है, पूरी तरह से एमसीक्यू का क्वेश्चन बनता है। आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन उठा करके देखिए कि कैसे राजधानी और महाजनपद के बारे में मैचिंग पूछा है, शासक और महाजनपद की मैचिंग पूछा है, वर्तमान में वो महाजनपद कहाँ है और उस समय वो महाजनपद का नाम क्या था, दोनों को मैचिंग का सवाल पूछता है। तो दोस्तों इसके बारे में हम अगली क्लास में चर्चाएं करेंगे। तब तक दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे लाइक करिएगा। निश्चित तौर पे लगेगा अगर आप पढ़ने वाले विद्यार्थी होंगे और पूरी तरह से थोड़ा सपोर्टिंग में आप देखेंगे ध्यान से, तो मैंने जितनी बेहतर तरीके से यहाँ पर आपको समझाने की कोशिश किया है वो सारी चीजें आपको निश्चित तौर पे समझ में आएगा। और जब आएगा तो आप इसे पसंद करेंगे। हम बिल्कुल बेसिक एनसीईआरटी को लेकर के चलते हैं जो क्लास 12 के लिए बहुत ही जरूरी माना जाता है। तो दोस्तों पहली बार अगर आप चैनल पे आए हैं तो आप इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और पहले से चैनल से जुड़े हुए हैं तो आप इसे क्या करिएगा दोस्तों, इसे लाइक करिएगा, दोस्तों के बीच में शेयर करिएगा। जय हिंद, जय भारत। हम दोस्तों ऑफलाइन की क्लासें मुकुंदपुर में पढ़ाते हैं। मुकुंदपुर में बड़ा यहाँ पर बड़ा शिव मंदिर है, बैंक ऑफ बड़ौदा है, वहीं पर हमारी क्लासेज ऑफलाइन चलती है, जहां पर हम लड़कों को सुबह में 9 बजे से लेकर 11 बजे तक 11th क्लास की 2 घंटे की क्लास देते हैं। और वहीं पर 12वीं क्लास हमारी सुबह में कितने बजे होती है दोस्तों? तो 12th क्लास जो होती है हम मुकुंदपुर में ऑफलाइन की क्लास देते हैं। 12th क्लास की बॉयज की क्लास जो होती है वो सुबह में 9 बजे से लेकर के 11 AM के बीच होता है। और वहीं पर जब हम 11th क्लास की बात करते हैं तो मॉर्निंग में ही, ये मॉर्निंग में होती है दोस्तों 11th क्लास की
मॉर्निंग में जो क्लास होती है, मॉर्निंग में बॉयज की, वो दोस्तों होती है सुबह में 8 बजे से लेकर 9 बजे के बीच में। अब इवनिंग की बात करें दोस्तों, तो जो इवनिंग में क्लास होती है, ये इवनिंग में आप अगर मुकुंदपुर से वीडियो देखते हैं तो आकर के हमारी डेमो ले सकते हैं। इवनिंग में गर्ल्स की जो क्लास होती है, ये गर्ल्स की जो क्लास होती है वो होती है आपको क्लास 11th का, क्लास 11th की होती है 4 से लेकर के 5 PM के बीच में, मनली गर्ल्स की क्लास होती है। इसके बाद 12th की जो क्लास होती है मनली गर्ल्स की 12 में होती है, जो 5 से लेकर 7। 12वीं क्लास को दोस्तों हम 2 घंटा पढ़ाते हैं, 1 घंटा हिस्ट्री, 1 घंटा पॉलिटिको की बोर्ड होता है और अच्छे रिजल्ट होने चाहिए। इसीलिए मेंटर का रिकॉर्ड रहा है, हर साल स्कूल टॉपर हम देते हैं क्योंकि उनके ऊपर हम मेहनत करते हैं। तो ये 12वीं क्लास जो होती है गर्ल्स की केवल 5 से 7 PM होता है, गर्ल्स का मनली गर्ल्स की क्लास होती है। और एक दोस्तों क्लास हमारी होती है जो 12th का ही होता है, 12th का ही क्लास होता है, जो 7 से लेकर 9 बजे तक ये कंबाइंड होता है PM में। ये भी क्लास आपकी ले सकते हैं। तो ऑफलाइन की क्लासेज होती है, बाकी ऑनलाइन तो हम आपसे जुड़े हुए हैं। बहुत जल्दी, अभी तो धीरे धीरे चीजों को समझा जा रहा है, आप हमें पसंद कर रहे हैं, हम आप पे देख रहे हैं। जब धीरे धीरे चीजें बढ़ने लगेगी तो एक नई सीरीज लेकर के हम आएंगे, जिस सीरीज के तहत डेली हम ऑनलाइन क्लासेज आपको एक टाइम डिसाइड करेंगे और उस पर दिया करेंगे। अगर आपको ऑनलाइन क्लास लेनी है और आप हमारी वीडियो कहीं से देख रहे हैं तो आप जरूर हमें कमेंट करें और बताएं कि सर हमें ऑनलाइन की क्लास लेनी है। एक टाइम डिसाइड करें, मिल करके हम लोग बात करेंगे और प्रतिदिन मैं आपको ऑनलाइन की क्लासेज भी दिया करूंगा। अभी वर्तमान में हम आपको ऑफलाइन क्लास देते हैं और यूट्यूब पे हम वीडियो डालते रहते हैं, जो पढ़ाते हैं वो समझाते रहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अगर आपको क्लास लेना है, मुकुंदपुर में रहते हैं, बुराड़ी में रहते हैं, आसपास के इलाके में रहते हैं, तो आप आकर के हमारी क्लासेस दोनों ले सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।